स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों वैसे तो मैं पॉलिटिकल वीडियोस बहुत कम बनाता हूं, लेकिन आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले महीनों में इसमें आपको इजाफा देखने को मिल सकता है। इसका मेन कारण है हमारे डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा पर्व है वो आने वाला है लगभग 8-9 महीने के बाद, और वो है आपका जनरल इलेक्शन। जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, नो डाउट हमारे देश में सबसे बड़ा चुनावी माहौल होता है और उस समय कई सारी चीजें बदल सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के पहले बहुत सारे बदलाव आपको पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर देखने को मिलेगा। और अभी रिसेंटली आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ है। जो एनसीपी है, शरद पवार की पार्टी है, वो स्प्लिट हो गई है और यहां पर आज उसकी टेस्ट भी जारी है। देखना होगा कि 2/3 मेजॉरिटी क्या अजीत पवार के पास आता है, नहीं आता है, या फिर शरद पवार अपने पार्टी को बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। ऐसा ही कुछ हमने शिवसेना के साथ देखा था। लेकिन यहां पर आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या महाराष्ट्र जैसा को जो है क्या बिहार के अंदर भी होने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के अंदर हर जगह आपको इसकी चर्चा मिलेगी और इसके बारे में बातचीत हो रही है कि क्या बिहार में भी ऐसा कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके साइंस क्या है, स्पेकुलेशन क्यों लगाया जा रहा है, किसने क्या बोला, नंबर्स क्या कहते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास बड़ा मौका है कि 3 लाइव बैच स्टार्ट किया जा रहा है, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे वेबसाइट, ऐप या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर बाय यूजिंग कोड अंकित लाइव। मैं आपको बता दूं कि ये जो बैचेस होते हैं दोस्तों, इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। टेस्ट सीरीज, पर्सनल मेंटर, सब कुछ आपको मिलता है, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, हम सबको पता है कि एनसीपी जो लीडर हैं अजीत पवार, उन्होंने एनडीए को ज्वाइन कर लिया है। जो महाराष्ट्र के अंदर शिंदे और फडणवीस की गवर्नमेंट है उनको ज्वाइन कर लिया है और अजीत पवार बन गए हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और वैसा ही कुछ हुआ था पिछले साल, आपको याद होगा जून के महीने में, जो एकनाथ शिंदे हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं इस समय महाराष्ट्र के, उन्होंने शिवसेना को स्प्लिट कर दिया और फाइनली इलेक्शन कमीशन का भी जो निर्णय आया था उसमें जो ओरिजिनल जो सिंबल है, नाम है, वो एकनाथ शिंदे को ही गया। अब यहां पर क्या है कि महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट वो गिर गई थी, हम सबको पता है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो शिंदे हैं उन्होंने शिवसेना के 40 एमएलए के साथ वो बाहर हो गए थे। और अभी बताया जा रहा है कि जो अजीत पवार हैं वो 54 एमएलए में से, जो एनसीपी के पास 54 एमएलए हैं, उसमें से उनका कहना है कि 40 एमएलए लगभग जो है वो इस समय उनके पास हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार को अगर एनसीपी अपने पास लेना है तो आपको पता होगा एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि 2/3 आपके पास एमएलए होने चाहिए। तो यहां पर एटलीस्ट 36 एमएलए होने चाहिए अजीत पवार के पास अगर वो एनसीपी को क्लेम करना चाहते हैं। खैर, ये तो एक अलग मामला हो गया, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था उस दिन जब भी जो कुछ हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इन सभी चीजों के बाद यहां पर जैसे जैसे इलेक्शन क्लोज आ रहा है, अब स्पेकुलेशन ये लग रहा है कि क्या वैसा ही कुछ बीजेपी जो है अपने गेम प्लान में बिहार के अंदर करने वाली है। वहां के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, क्या बीजेपी जेडीयू के साथ भी कुछ वैसा ही करने जा रही है। देखिए, इस तरह की जो स्पेकुलेशन लगते हैं ना, ऐसा नहीं है कि कोई चीज हवा से आ गई, यहां पर कहीं ना कहीं उसके साइंस दिख रहे होंगे, कुछ ना कुछ बयान ऐसे आए हैं जिसकी वजह से ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं, जेडीयू के जो टॉप लीडर हैं और कांग्रेस के जो टॉप लीडर हैं, उन्होंने अपने राज्य के अंदर जो सीनियर मेंबर हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनको कहा है कि आप अपने एमएलए के साथ क्रॉस चेक करिए। मतलब जेडीयू जो है वो अपने एमएलए को देख रही है, चेक कर रही है वन बाय वन कि क्या वो कहीं शिफ्ट तो नहीं मारने वाले हैं। वैसे ही कांग्रेस भी बिहार के अंदर देख रही है कि क्या उनके एमएलए क्या वो शिफ्ट तो नहीं करने जा रहे हैं। तो इसको लेकर काफी सुगबुगाहट है, आप कह सकते हैं, बिहार के अंदर, और काफी कुछ हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इसके सबूत कहां से आए हैं। देखो, यहां पर बीजेपी क्या कर रही है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। बिहार के अंदर आपको पता होगा, बिहार के अंदर जो बीजेपी के लीडर हैं सुशील मोदी, वो जब बीजेपी और जेडीयू साथ में थे तो सुशील मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे बिहार के अंदर। तो यहां पर उनका ऐसा कहना है, उन्हीं का ऐसा बयान आया है सुशील मोदी का, कि जो चीज महाराष्ट्र के अंदर हुआ है कुछ वैसा ही बिहार में भी इमर्ज हो सकता है। अब सुशील मोदी ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, उनका ऐसा कहना है कि नीतीश कुमार जो पिछले 13 साल में आज तक
1-1 मीटिंग नहीं की है उन्होंने। 1-to-1 जो मीटिंग होती है अपने एमएलएस के साथ, पार्टी मेंबर्स के साथ, उन्होंने पिछले 13 साल में नहीं किया। लेकिन अब वो यहां पर 1-on-1 मीटिंग कर रहे हैं अपने जेडीयू के लेजिस्लेटर्स के साथ, एमएलएस के साथ, क्योंकि उनको ऐसा डर है कि महाराष्ट्र जैसा सिचुएशन उनकी पार्टी के साथ भी हो सकता है। एक्चुअली सुशील मोदी का ऐसा कहना है, मतलब बीजेपी का ऐसा कहना है कि जो जेडीयू के एमएलएज हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी का जो नेतृत्व है सेंटर में। मतलब कि आपने देखा होगा कि यहां पर जो एक ग्रैंड ऑपोजिशन बनाने की कोशिश की जा रही है बिहार बीजेपी के खिलाफ, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो राहुल गांधी को खड़ा करना चाहती है, मतलब जो लोकसभा का चुनाव होगा उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर के पद पर उनको बैठाना चाहती है। और वहीं अगर आपने देखा होगा रिसेंटली जो नीतीश कुमार का बयान आया था कि उनके बाद जो कमान है वो यहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव को दिया जाएगा। मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव ये तो बिलोंग करते हैं आरजेडी से, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। तो बेसिकली क्या है, क्योंकि जेडीयू के जो लीडर हैं नीतीश कुमार, उन्होंने ये बयान दे दिया कि उनके बाद जो लीडरशिप है वो तेजस्वी प्रसाद यादव के पास जाएगी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जेडीयू के एमएलएज हैं वो खुश नहीं हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इनके साथ रहेंगे तो यहां पर जीतने के चांसेस उनके कम हो सकते हैं। मतलब कि ये सुशील मोदी का कहना है, बीजेपी का कहना है, और इसी की वजह से यहां पर अब वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 1-on-1 मीटिंग कर रहे हैं अपने एमएलएस के साथ। और इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर महाराष्ट्र के एक और जो लीडर हैं रामदास अठावले जी, उन्होंने बेसिकली अगेन यही चीज कहा है कि बिहार में भी कुछ वैसा हो सकता है। उनका तो इनफैक्ट ये भी कहना है कि नीतीश कुमार के साथ उनकी जो पार्टी है कुछ वैसा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे जो जयंत चौधरी हैं वो यहां पर अगेन एनडीए को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वो अखिलेश यादव के साथ खुश नहीं है। तो हर जगह कुछ ना कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेगा। मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर देने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी बताया जा रहा था कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के पास भी आ सकते हैं, यह भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। देखो नीतीश कुमार जाने जाते हैं पिछले कुछ वर्षों में जो उन्होंने किया है, एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन करना। आपको याद होगा जब 2014 के पहले पीएम मोदी को एज अ नेतृत्व दिखाया जा रहा था, उनका चेहरा दिखाकर लड़ा गया लोकसभा का चुनाव बीजेपी के द्वारा, तो नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए। फिर वो बेसिकली आरजेडी के पास चले गए और आरजेडी के पास छूटकर फिर वो यहां पर एनडीए के पास आ गए थे और एनडीए के साथ सरकार बनाया था उन्होंने बिहार में। और अब वापस से उन्होंने क्या किया कि एनडीए को छोड़कर वापस से वो आरजेडी के साथ मिल गए। तो इस समय बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार है। तो बेसिकली अब ये हो रहा है कि शायद हो सकता है कि नीतीश कुमार क्या जो है वापस से एनडीए के पास आएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये ऐसा क्यों बोला जा रहा था, क्योंकि पिछले महीने क्या हुआ था, नीतीश कुमार ने गवर्नर से मुलाकात की राजभवन में, ठीक है, जो गवर्नर है बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उनके साथ मुलाकात की। और उनके मुलाकात के जस्ट बाद ही उसी दिन जो सुशील मोदी है बीजेपी के, वो भी राजभवन पहुंच गए। तो ये जस्ट एक कोइंसिडेंट आप कह सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ वैसा ही हुआ था पिछली बार 2017 में भी, जब महागठबंधन टूटा था, आरजेडी और जेडीयू की सरकार टूटी थी, तो उस समय भी नीतीश कुमार एक ही दिन जो है राजभवन गए थे और उसके बाद सुशील मोदी भी गए थे बीजेपी की तरफ से, तब वहां पर जो है एनडीए और जेडीयू की सरकार बनी थी। लेकिन खैर मैं आपको यह भी बता दूं कि जस्ट एक दिन पहले ही सुशील कुमार मोदी ने यह कहा है कि अमित शाह किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहां पर बीजेपी की तरफ से बोल दिया गया है कि नीतीश कुमार का जो बैगेज है वो बीजेपी नहीं ढोएगी। मतलब कि यहां पर जेडीयू और बीजेपी का अलायंस होना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है इस समय, ठीक है, ये बिहार के अंदर ये बहुत मुश्किल लग रहा है। यहां पर बीजेपी ने साफ साफ कह दिया, लेकिन होने को देखो, ये पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। यहां पर आज कुछ और है और अचानक से कल कुछ और हो सकता है। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार के अंदर नंबर्स की, नंबर्स क्या कहते हैं, क्या जेडीयू स्प्लिट हो सकती है, क्या जैसे महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी के साथ हुआ, क्या वैसा हो सकता है जेडीयू के साथ? देखो बहुत मुश्किल है, अगेन मैं कहूंगा, क्योंकि क्या है ना, आपको समझना है बिहार के अंदर अगर आप नंबर देखोगे, ये आप देख सकते हो गवर्नमेंट के अंदर आरजेडी के पास सबसे ज्यादा है, यहां पर आप देख पाएंगे 79, ठीक है, एमएलएस हैं। जेडीयू के पास 45 है, उसके बाद कांग्रेस, तो ये लोग मिलकर यहां पर सरकार बनाए हुए हैं। तो जेडीयू का अगर आप देखोगे नंबर तो 45 एमएलएस हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, 2/3 एमएलएस चाहिए अगर वो एंटी डिफेक्शन से बचना चाहते हैं और पार्टी स्प्लिट करना चाहते हैं, अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो उसमें क्या होगा, कम से कम 30 एमएलएस को ब्रेक करना होगा, जो कि करना बहुत मुश्किल है। देखो महाराष्ट्र के अंदर जो हुआ था, यहां पर 36 एमएलएस को ब्रेक करना वो अजीत पवार के लिए आसान हो सकता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो लगातार इमर्ज हो रही थी। एनसीपी के अंदर आपने देखा होगा शरद पवार जो हैं, उनकी एज काफी ज्यादा हो गई है, तो लीडरशिप को लेकर यहां पर सवाल उठ रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी जो सुप्रिया
सूले हैं उनको यहाँ पर नेतृत्व दे दिया, प्रेसिडेंट का, वर्किंग प्रेसिडेंट का पद दे दिया। तो इसकी वजह से ऑलरेडी काफी ज्यादा नाराजगी थी एनसीपी के अंदर, और वही चीज आपको देखने को मिलेगा जिसकी वजह से एनसीपी में ये स्प्लिट हुआ है। लेकिन जेडीयू के अंदर भी वैसा हो, ऐसा करना बहुत मुश्किल लग रहा है, वो देखना होगा, समय बताएगा। खैर यहां पर एक और चीज बताई जा रही है कि कांग्रेस के अंदर, मतलब बिहार के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वहां पर ये थोड़ा सा स्प्लिट हो सकता है, चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एमएलएज इनके कम है, 19 एमएलएज हैं। तो 2/3 अगर यहां पर चाहिए तो 2/3 का मतलब हो गया 19 में से 13, तो 13 एमएलएज हो सकता है कि शायद यहां पर ब्रेक हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। वैसे यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ऑपोजिशन पार्टी है बिहार के अंदर बीजेपी, और ये जो आप देख रहे हो ना एचएम आपको पता होगा, मांझी, जीतन राम मांझी की पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। ये पिछले साल क्या हुआ था, एचएम ने जेडीयू को, मतलब कि सरकार को सपोर्ट किया था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि वो वहां से बाहर होकर अब बीजेपी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की भी चीजें आपको देखने को मिलेगी। खैर समय बताएगा क्या होता है नहीं होता है, बट ये थोड़ा सा पॉलिटिकल लेक्चर था, मैं इसमें कोई अलग अलग कोई पार्टी को फेवर या इसकी बात नहीं है, जस्ट एक ओवरऑल सिनेरियो बता रहा था मीडिया में, क्योंकि इसकी काफी चर्चा हो रही थी, तो वो एक इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर दे रहा था। आई होप कि आपको जानने को मिला होगा काफी कुछ। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि हमारे देश में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पर अगर आप एरिया वाइज देखोगे तो सबसे छोटा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी आपको बैच लेना हो, एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।